Hello friend, very good morning to everyone, and today you are welcome by Dr. Virpal Singh in my today class. That's chapter name is प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम प्रायोगिक रसायन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये निर्धारित किया है कि हम प्रैक्टिकल के बारे में भी विद्यार्थियों को बताएं। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, और आज की क्लास में हम जिन बिंदुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। आइए। Yes, in today's class we are going to discuss in detail the important point of practical chemistry. These point are acidic radical. जी हाँ, acidic radical के बारे में हम क्या समझते हैं और उनके examples क्या हैं, उनका हम analysis कैसे करते हैं, qualitative analysis. सेकंड पॉइंट इज बेसिक रेडिकल। वही बेसिक रेडिकल क्या है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक विश्लेषण। जी हाँ, जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि मात्रात्मक मतलब कि मिक्सचर में कितनी मात्रा उपस्थित है पर्टिकुलर रेडिकल की, और क्वालिटेटिव मिक्सचर में कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंस हैं। तो ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस मींस ओनली डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द रेडिकल एंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। यस, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है और इसके क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम विस्तार से आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज मिक्सचर एनालिसिस, मिश्रण विश्लेषण। तो इसको जानने से पहले ये है कि हम पहले जिन चीज़ों का एनालिसिस करना है, यानी कि आयंस जो होते हैं, सॉरी रेडिकल्स जो होते हैं, उन रेडिकल्स के बारे में एक सरसरी एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं और वो किस किस ग्रुप में आते हैं। उनको सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए किस प्रकार क्लासीफाई किया जाता है, तो इस प्रकार हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो रेडिकल्स के बारे में जानने से पहले हम उनकी क्लास के बारे में नज़र डाल लेते हैं कि रेडिकल की कितनी क्लासेस हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे हम ध्यान में रखें तो रेडिकल की दो क्लासेस हैं, एक है एसिड रेडिकल और दूसरा है बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल है, ये संख्या में ज़्यादा है, इसलिए इनको हमने सिस्टमेटाइज करने, इनकी स्टडी को सिस्टमेटाइज करने के लिए हमने इनको कुछ ग्रुप्स में बांटा है। तो 0 ग्रुप से लेकर के 6th ग्रुप में बेसिक रेडिकल्स हैं, वो हमने क्लासीफाई कर रखे हैं। इसी प्रकार से हमने एसिड रेडिकल जो संख्या में कम है, और इनको भी हमने स्टडी यानी कि अध्ययन में सहूलियत के हिसाब से हमने इनको भी 3 ग्रुपों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय ग्रुप में हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है। तो पहले ग्रुप में देखते हैं जो बेसिक रेडिकल हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं सबसे पहले हम। तो बेसिक रेडिकल में सबसे पहले 0 ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 0 ग्रुप में केवल एकमात्र अमोनियम रेडिकल है। जी हाँ, ये एकमात्र अमोनियम रेडिकल है। और फर्स्ट ग्रुप में 3 रेडिकल हैं, जिनके लेड, सिल्वर और मरकरी। ये लेड, सिल्वर और मरकरी ये प्रथम समूह के रेडिकल हैं, बेसिक रेडिकल। जी हाँ, और दूसरे समूह के अंदर, द्वितीय समूह के अंदर ये 4 इसके और 4 इसके, टोटल 8 रेडिकल हैं। तो प्रथम 4 जो हैं मतलब ये सेकंड ए के हैं, और ये एंटीमनी, टिन और मरकरी ये अगेन ये सेकंड बी में आते हैं। और अगेन थर्ड जो नेक्स्ट ग्रुप है बेसिक रेडिकल का, वो है थर्ड ग्रुप। थर्ड में एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम आते हैं। और चौथा ग्रुप है बेसिक रेडिकल का, उसमें जिंक, एमएन, निकेल और कोबाल्ट आते हैं। इसी प्रकार से पांचवा और छठा ग्रुप है। पांचवें के अंदर बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ये रेडिकल आते हैं। और जो 6th है उसमें केवल मात्र मैग्नीशियम आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेसिक रेडिकल्स की जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हमने स्टडी में सहूलियत के हिसाब से हमने इनको कई ग्रुपों में बांट दिया गया है। तो बेसिक रेडिकल के ये जो एक क्लास है उसको हमने कई ग्रुप में बांट दिया गया है, ताकि हमारी जो इनका अध्ययन है वो सहूलियत हो जाए। इसी प्रकार से एसिड रेडिकल को भी हमने 3 समूह बांटा है, प्रथम समूह और द्वितीय समूह और तृतीय समूह। प्रथम समूह के अंदर कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और एसीटेट है। दूसरे में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट है। और चौथे में एक मात्र सल्फेट ग्रुप है। तो इस प्रकार से हमने इनको रेडिकल के ऊपर हमने एक नज़र डाली है कि कितनी रेडिकल की क्लास होती है और प्रत्येक क्लास में कितने ग्रुप होते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, इंट्रोडक्शन। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल
अकार्बनिक रसायन विश्लेषण की दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अकार्बनिक रसायन का जो विश्लेषण है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस है, जो दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसको गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं, और दूसरा है मात्रात्मक विश्लेषण। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, उसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो प्रकार के एनालिसिस बनाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वालिटेटिव के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इस विश्लेषण में हम एक अज्ञात मिश्रण और उसमें उपस्थित अवयवों की सिर्फ पहचान करते हैं। पहचान करना मात्र इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस का उद्देश्य है। इन अवयवों को मूलक, जी हाँ, रेडिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले बताया कि एसिड रेडिकल अम्लीय मूलक, और दूसरा है बेसिक रेडिकल भास्मिक मूलक। तो सबसे पहले ये बात आती है दिमाग में कि रेडिकल किसको कहते हैं। जी हाँ, रेडिकल इज ए हाईली एक्टिव एंटिटी विच हैज चार्ज ऑन इट, और इट मे बी सिंगल एटम और मे बी मोर देन वन एटम। सो एक बड़ी क्लियरली हुआ है, एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह, वह एंटिटी जिस पर कि चार्ज होता है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, और ये हाईली एक्टिव होती है। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दे कैन बी डिटेक्टेड विद देयर स्पेसिफिक कलर, स्मेल एंड प्रेसिपिटेशन। सो यहाँ हमने पता किया कि रेडिकल क्या होते हैं। रेडिकल बहुत ही क्रियाशील ऐसी स्पीसीज हैं जिन पर कि चार्ज होता है, और ये अपनी उपस्थिति किसी न किसी अभिकारक द्वारा क्रिया करके बता देते हैं, और ये एक या एक से अधिक परमाणु से बने होते हैं और इनके ऊपर चार्ज होता है। तो ये रेडिकल की एक डेफिनेशन है। रेडिकल दो प्रकार के हैं, एसिड रेडिकल जिन पे कि नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक रेडिकल जिन पे कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है कि एसिड रेडिकल के कितने ग्रुप्स हैं, 3 हैं, और बेसिक रेडिकल के भी 3 ग्रुप हैं। तो किसी लवण अथवा मिश्रण में भास्मिक मूलकों और अम्लीय मूलकों को डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस करना ही क्वालिटेटिव एनालिसिस का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या उद्देश्य होता है। इसमें मिक्सचर के अंदर जो उपस्थित रेडिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी का पता लगाना इसका उद्देश्य होता है। तो पदार्थ का विश्लेषण करके इसके अवयवों की मात्रा ज्ञात करते हैं। इस विश्लेषण में 2 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, एक तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जी हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये एडवांस टेक्निक्स हैं, और इसमें वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस 2 विधियां काम मिली जाती हैं। वॉल्यूमेट्रिक का हम स्टडी अभी करेंगे, ग्रेविमेट्रिक का हम बड़ी क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन एनालिसिस के बारे में। लवण या मिश्रण की भौतिक अवस्थाओं का परीक्षण। सबसे पहले जब किसी भी विद्यार्थी को लवण या मिक्सचर दी जाता है, तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो उसकी फिजिकल स्टेट और उसके कलर और स्मेल 3 पर डिपेंड करती है। तो लवण या मिश्रण की भौतिक अवस्था, उसका रंग और गंध ज्ञात करना पहले आवश्यक है, और उससे हमें बहुत सारी इसकी अंदाज लग जाता है। इसकी सहायता से बहुत से भास्मिक और अम्लीय मूलकों का आभास हमें हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के परिणाम पे हमें तभी पहुंचना चाहिए जब हम इन जो हमें आभास हुआ उसका हम कन्फर्म कर लें, कन्फर्मेटरी टेस्ट के द्वारा हम उसको कन्फर्म कर लें। तो हमारे जो हमने अंदाज लगाया है, सबसे पहले इंटरेक्शन जो हमारी किसी भी मिश्रण और लवण की भौतिक अवस्था, रंग और गंध से जो हमारी हुई थी इंटरेक्शन, और उस जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में जो अंदाज लगाया था, उस अंदाज को हमें कन्फर्म करके टैली कर लेना आवश्यक है। तो आइए, सबसे पहले हमने जो भौतिक अवस्था का जो रंग है, और उस रंग के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन कर लेना चाहिए कि भाई किस मिक्सचर का क्या कलर होता है और किस आयन की वजह से वो होता है। तो देखते हैं, कई पदार्थ हैं, जैसे ये लिस्ट है पदार्थों की, ये उनके कलरों की, और ये उस कलर के लिए जिम्मेदार आयन कौन सा है, साल्ट कौन सा है, उसकी आपस में एक लिस्ट है, उसको बार ध्यान कर लेते हैं। ये पदार्थ का रंग है, और ये पदार्थ में रंग देने वाला कारक है। ब्लू कलर है वो कॉपर की वजह से होता है। डार्क ग्रीन गहरा हरा रंग है वो क्रोमियम के लवण या क्रोमियम के ऑक्साइड की वजह से होता है। और ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर है वो आयरन निकेल कॉपर क्रोमियम के लवण की वजह से हो सकता है। लाइट येलो ब्राउन कलर है, जो लाइट येलो या ब्राउन कलर वो आयरन के लवणों की वजह से होता है। और डार्क ब्राउन है वो
लेड ऑक्साइड और बिस्मथ ऑक्साइड की वजह से होता है। और रेडिशनेस है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। लाइट पिंक है वो एमएन के लवणों की वजह से होता है। और पिंक कलर है, डार्क पिंक है जो, वो कोबाल्ट के लवणों की वजह से होता है। और ऑरेंज रेड है वो एंटीमनी सल्फाइड की वजह से होता है। रेड कलर है वो मरकरी ऑक्साइड, मरकरी आयोडाइड और लेड ऑक्साइड की वजह से होता है। येलो कलर है, पीला कलर है वो कैडमियम सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, टिन सल्फाइड और मरकरी ऑक्साइड ताजा ऑक्सीड की वजह से होता है। और ब्लैक कलर है वो कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड की वजह से के साथ साथ एजी, मरकरी, लेड, बिस्मथ, निकेल और एवं मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होता है। और यदि पदार्थ नीला है और यदि पदार्थ में हवा में रखा होने के पर हल्का काला भूरा बादामी सा पड़ जाता है, यानी पदार्थ मूल से नीला है और उसको हवा में छोड़ दें तो पदार्थ हवा में रखा रहने पर हल्का काला भूरा बादामी सा पड़ जाता है, तो वो लेड और बिस्मथ के लवण उसमें उस कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लवण मिक्सचर की भौतिक अवस्था का जो कलर है वो उसके लिए कौन कौन से आयन जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड और उसके लवण जिम्मेदार होते हैं, ये हमने एक बार जान लिया है। अब ड्राई टेस्ट, सबसे पहले हमें जो मिक्सचर मिला है उसका हमें ड्राई टेस्ट करके कुछ अंदाज को और कंफर्म कर लेना अति आवश्यक होता है। सिरके जैसी गंध आती है तो पहले तो हम देखते हैं ड्राई टेस्ट कैसे करते हैं। पदार्थ का थोड़ी सी मात्रा हथेली पर लेकर पानी की एक बूंद डालकर उसको हल्के से रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि उसमें यदि सिरके जैसी गंध आती है तो एसीटेट की संभावना उसमें हो जाती है उस मिक्सचर में। यदि सड़े अंडे जैसी गंध आती है तो उसमें सल्फाइड की संभावना हो सकती है। और यदि सल्फर डाइऑक्साइड की यानी सल्फर के जलने जैसी गंध आती है तो उसमें सल्फाइड की संभावना उस मिक्सचर में हो सकती है। तो ये हमें ड्राई टेस्ट जो हमने अंदाज भौतिक अवस्था रंग और गंध से जो हमने लगाया था उस अंदाज को हम और कंफर्म करते हैं सर्वप्रथम ड्राई टेस्ट करके। अब है टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल। जी हाँ, अम्लीय मूलकों की का सुगमता से परीक्षा करने के लिए उन्हें निम्न प्रकार से हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जैसे प्रथम में बताया था कि एसिड रेडिकल का जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय समूह में बांटा गया है उनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम समूह में कौन कौन से एसिड रेडिकल्स हैं। जैसे प्रथम समूह के लिए हमने बताया था कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट। यानी कि दोबारा से हम एक बार बता रहे हैं प्रथम समूह एसिड रेडिकल में कौन कौन से रेडिकल हैं। कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3-2 और सल्फाइड S-2 और नाइट्राइट NO2- और एसीटेट CH3COO-। ये हमारे जो एसिड रेडिकल के प्रथम समूह के रेडिकल्स हैं। और द्वितीय समूह के जो रेडिकल्स हैं उसमें है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। जी हाँ, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I- और नाइट्रेट NO3-। ये हैं द्वितीय समूह के एसिड रेडिकल्स। और तृतीय समूह का जो केवल मात्र एक रखा है और उसका नाम है सल्फेट SO4-2। ये रेडिकल है वो तृतीय समूह में आता है। तो हाँ जी, अब इनके एक एक करके हम इनके टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस हम एसिड रेडिकल का करते हैं। तो प्रथम समूह का परीक्षण, एक सूखी परखंडी में थोड़ा सा लवण या मिक्सचर लेकर के उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं परखंडी में। और परखंडी साफ होनी चाहिए, सूखी हुई होनी चाहिए और डाल करके उसको बर्नर पर गर्म करते हैं। तो परखंडी में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को देख करके हम निम्न प्रकार से इस प्रथम समूह के परीक्षण को संपन्न करते हैं। तो आगे देखते हैं कि यदि लवण और मिक्सचर को परखंडी में डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो यदि इसमें रंगहीन गंधहीन गैस, रंगहीन कलरलेस, गंधहीन ओडरलेस और सनसनाहट के साथ निकलती है तो वो गैस क्या हो सकती है, वो गैस CO2 हो सकती है। हम अंदाज लगाते हैं, लेकिन इसको कंफर्म कैसे करते हैं।
CO2 हो सकती है। तो इसको कन्फर्म कैसे करते हैं, इस गैस को चूने के पानी में होकर प्रभावित किया जाता है तो नली में जिस चूने का पानी है वो मिल्की हो जाता है, तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये CO2 गैस ही है। और CO2 गैस जब निकलती है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है कार्बोनेट आयन CO3-2। दैट मीन्स कार्बोनेट रेडिकल इज कन्फर्मली प्रेजेंट इन द गिवन मिक्सचर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कार्बोनेट रेडिकल का कन्फर्मेशन कर दिया। अब दूसरा रेडिकल है उसका हम कन्फर्मेशन कैसे करते हैं तो देखते हैं। यानी सल्फाइड रेडिकल है तो उसका कन्फर्मेशन कैसे करेंगे, उसी प्रकार से लवण क्योंकि प्रथम समूह का है तो इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ही रहना है। तो जो गिवन मिक्सचर है जिसमें कि सल्फाइड रेडिकल है उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं उसका, तो सबसे पहले तो हम मिक्सचर या जो गिवन साल्ट जो हमें दिया हुआ है उसको टेस्ट ट्यूब ड्राई और क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 की 2-3 बूंद डाल करके थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल करके उसको गर्म करते हैं। और गर्म करते ही उस टेस्ट ट्यूब में रंगहीन गैस निकलती है जो कि गंधक के समान होती है, गंधक के जलने जैसी गंध आती है और वो रंगहीन होती है। तो फिर उसमें हमें अंदाज लग जाता है कि ये सल्फाइड हो सकता है, SO3-2 हो सकता है। मगर इसको कंफर्म करने के लिए हम वापस वही चूने के पानी में होकर निकालते हैं तो चूने का पानी का कलर मिल्की हो जाता है। और फिर यदि इसको कंफर्म करना है कि ये CO3 ही है तो हमें इसके परखंडी के मुंह पर अम्लीय K2Cr2O7 विलयन से भीगा हुआ कागज फिल्टर पेपर मुंह पर रख दिया जाता है। तो वो फिल्टर पेपर है वो हरा हो जाता है। तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि जो मिक्सचर हमें दिया गया था उसमें 100% SO3-2 रेडिकल प्रेजेंट है। मींस गिवन मिक्सचर और साल्ट कंटेन 100% सल्फाइड रेडिकल SO3-2। तो इस प्रकार से हमने कार्बोनेट और सल्फाइड को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लिया। यहाँ एक पॉइंट जो नोट करने लायक है वो ये है कि कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ही रेडिकलों से निकलने वाली गैस जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया करती है। मगर यदि उसमें दम घोटू या सल्फर के जलने जैसी स्मेल आती है तो हम उसको उस प्रखंडी के मुंह पर हम K2Cr2O7 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर रखते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकली है वो सल्फर डाइऑक्साइड है और उसके लिए जिम्मेदार रेडिकल जो है वो है सल्फाइड रेडिकल SO3-2। जो गैस निकल रही थी वो कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने दो रेडिकल का कंफर्मेशन टेस्ट कर लिया है। और अब है तीसरा रेडिकल, वो है सल्फाइड। यानी इसके लिए भी क्योंकि ग्रुप रिएजेंट वही डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 है तो गिवन मिक्सचर है उसमें हमने इसी डाइल्यूट H2SO4 और या फिर डाइल्यूट HCl को हम डालते हैं मिक्सचर के साथ, टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब के मुंह पर निकलने वाली गैस में यदि सड़े अंडे जैसी गंध आती है तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो सल्फाइड गैस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। और उसके लिए और उस गैस जिसकी वजह से आ रही है वो जो रेडिकल है वो 100% सल्फाइड होगा। और इसको हम पहले ही ड्राई टेस्ट के द्वारा भी अंदाज पूरी तरह से लगा लेते हैं और यहाँ पर उसको कंफर्म कर देते हैं। अब इसको कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, परखनली के मुंह पर लेड एसीटेट का भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाते हैं तो वो काला हो जाता है। तो हमें दोबारा से यानी कि तीसरी बार हमें कंफर्म हो जाता है कि वो 100% गैस है, वो H2S गैस है और उसके लिए जिम्मेदार जो रेडिकल है वो है सल्फाइड रेडिकल। और हम कह सकते हैं गिवन मिक्सचर 100% कंटेन द सल्फाइड रेडिकल। तो इस प्रकार से हमने 3 रेडिकलों का, एसिडिक रेडिकलों का कंफर्मेटरी टेस्ट करना जान लिया है। अब है चौथा जिसका नाम है नाइट्राइट रेडिकल, NO2- नाइट्राइट रेडिकल। जी हाँ, अब हम यदि किसी मिक्सचर में नाइट्राइट रेडिकल है तो हम कैसे कंफर्म करें कि गिवन मिक्सचर कंटेन द नाइट्राइट रेडिकल। तो फॉर दिस पर्पज वी नीड अ ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड पुट द मिक्सचर, उस लवण को और दिए हुए मिक्सचर को हम उसमें परखनली में डाल देते हैं और परखनली में हम ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl डालते हैं और फिर उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं। गर्म करने पर उसमें से भूरी ब्राउन कलर की
गैस निकलती है सनसनाहट के साथ और उसमें एक तीखी गंध होती है। तो ब्राउन है और तीखी गंध है और तेजी से निकलती है, तो फिर हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये गैस, क्योंकि इसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है और प्रथम समूह की है, तो हम अंदाज सीधे ही नाइट्राइट रेडिकल पर जाते हैं। और नाइट्राइट रेडिकल को कंफर्म करने के लिए फिर हम इसके 2 टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। पर नली में 2-3 बूंदें कियाई विलियन, जो टेस्ट ट्यूब है उसके सॉल्यूशन को 2 भागों में बांट लेते हैं। और पहले भाग में तो हम कियाई सॉल्यूशन और स्टार्च विलियन की जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो वो नीला या काला हो जाता है या डार्क ब्लू हो जाता है। और दूसरे में जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं और उसके मुंह पर कियाई सॉल्यूशन, स्टार्च और डाइल्यूट एस्टर से भीगा हुआ फिल्टर पेपर उस मुंह पर रखते हैं तो वो काला या नीला हो जाता है, डार्क ब्लू या नीला हो जाता है। तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि दिए हुए मिक्सचर में 100% नाइट्राइट रेडिकल है, क्योंकि नाइट्राइट रेडिकल होगा तभी NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इस कियाई सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन को काला करती है, डार्क ब्लू करती है। अब हमारा जो प्रथम समूह का जो लास्ट रेडिकल है जिसका नाम है एसीटेट, यदि ये किसी मिक्सचर में उपस्थित है तो कैसे कंफर्म हो कि दिए हुए मिक्सचर में ये एसीटेट रेडिकल प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही प्रथम समूह का ग्रुप रिएजेंट लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्सचर लेते हैं और उस मिक्सचर के अंदर हम दिए हुए उस टेस्ट ट्यूब, ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर वो गिवन मिक्सचर को लेते हैं और उसमें ग्रुप रिएजेंट डाल देते हैं। प्रथम ग्रुप रिएजेंट डाल देते हैं, दैट इज डाइल्यूट HCl और या फिर डाइल्यूट H2SO4 होता है, और फिर उसको थोड़ा गर्म करते हैं तो हमें इसमें से जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सिरके जैसी गंध आती है। और इसको हम पहले ही ड्राई टेस्ट के द्वारा भी काफ़ी कुछ अंदाज लगा चुके होते हैं और यहाँ पर दोबारा से ये कंफर्म हो जाता है। और इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम आसानी से कर सकते हैं, इजीली लैब में हो जाते हैं। वो पहले तो उस जो टेस्ट ट्यूब है उसके सॉल्यूशन को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले भाग में हम क्या करते हैं कि उसमें ताज़ा FeCl3 का सॉल्यूशन लेकर के उसमें थोड़ा सा डालते हैं तो विलेन का रंग है वो लाल हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि ये आयरन एसीटेट की वजह से होता है और इस कंफर्म करता है कि उसमें एसीटेट रेडिकल है, 100% है। और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें कुछ ऑक्जेलिक एसिड डालकर उसको थोड़ा गर्म करते हैं तो भी उसमें सिरके जैसी गंध आती है। इसको हम ड्राई टेस्ट के रूप में भी कर लेते हैं कि जो मिक्सचर दिया हुआ उसमें ऑक्जेलिक एसिड की जो ड्राई ऑक्जेलिक एसिड है उसमें 2 बूंद पानी के डालकर हथेली पर करते हैं तो भी सिरके जैसी गंध आती है। तो इस प्रकार से ये हमारा आसानी से कंफर्मेटरी टेस्ट एसीटेट रेडिकल का संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रथम समूह के अम्लीय मूलकों के प्रथम समूह के सभी एसिड रेडिकल्स का हमने टेस्ट करना इजीली और सुगमता से सीख चुके हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कुछ रेडिकल है प्रथम समूह के, उनको और द्वितीय समूह और तृतीय समूह के, उनको आपस में एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में नहीं देते। उदाहरण के लिए सल्फाइड की और सल्फेट और सल्फाइड तीनों को एक साथ नहीं देते। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। नाइट्राइट और आयोडाइड और ब्रोमाइड तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड ये भी तीनों में से कोई 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका हमें विशेष रूप से डिस्टिंग्विश करते समय ध्यान रखना चाहिए। SO2 गैस की तरह ही H2S गैस भी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को हरा कर देती है। तो यहाँ पे भी हमें जब इनका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि यदि गैस तीखी गंध युक्त और सल्फर की जलने जैसी है तो वो SO2 यानी सल्फाइड होगा, और यदि उसमें सड़े हुए अंडे जैसी वो स्मेल है तो वो निश्चित रूप से सल्फाइड रेडिकल उसमें उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रथम समूह के जो रेडिकल हैं उनके कंफर्मेटरी टेस्ट को बड़ी आसानी से और सुगमता से हमने करके देख लिया है और जान लिया है। अब है द्वितीय समूह का परीक्षण। जी हाँ, अम्लीय मूलकों के द्वितीय समूह के अंदर नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है।
इन सभी मूलकों का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले तो द्वितीय समूह का जो ग्रुप रिएजेंट है उसका नाम है कंसंट्रेट H2SO4 का पता होना चाहिए, और एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे इनका कन्फर्मेसी टेस्ट करें ये हमें जानना आना चाहिए। तो इसके लिए हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। शुष्क टेस्ट ट्यूब में, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लवण या मिक्सचर लेकर के उसमें 2-3 बूंद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल करके उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, और गर्म करने के साथ जो भी चेंजेस टेस्ट ट्यूब के अंदर होते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके परिणाम और उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। तो मान लीजिए हम क्लोराइड रेडिकल है वो मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट है, तो हमें किस तरीके से इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उस जो लवण है, जो मिक्सचर है, उसको क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें 2-3 बूंद कंसंट्रेट H2SO4 की डालकर गर्म करते हैं। गर्म करते ही हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें रंगहीन मगर तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, और इस गैस के निकलते ही हमें अंदाज लगना चाहिए, क्योंकि रंगहीन है तो अंदाज लग जाना चाहिए कि ये इसमें क्लोराइड रेडिकल हो सकता है। और उसको कंफर्म करने के लिए हम दोबारा से दोनों ये टेस्ट ट्यूब में का जो सॉल्यूशन था उसको 2 टेस्ट ट्यूब में बराबर बराबर बांट लेते हैं, और पहली टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो उसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई कांच की छड़ लाते हैं, तो उस पर सफ़ेद फ्यूम जम जाते हैं। वो अमोनियम वो होते हैं अमोनियम क्लोराइड के। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि उसमें क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम कि उसी सॉल्यूशन में हम MnO2 डाल करके गर्म करते हैं, तो हरे पीले रंग की गंध युक्त गैस निकलती है, जो कि HCl होती है और तेजी से निकलती है। इसलिए कन्फर्म हो जाता है कि दिया हुआ जो मिक्सचर था उसमें 100% क्लोराइड, कन्फर्मेटरी क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ हम तीसरा और चौथा टेस्ट भी इसका कंडक्ट कर सकते हैं, यानी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं जिसको। शुष्क प्रकृति में लवण या मिक्सचर का थोड़ा सा अलग से लेकर के और K2Cr2O7 ठोस उसमें मिक्सचर ठोस साल्ट डाल देते हैं, और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालकर गर्म करते हैं तो भूरे रंग की वाष्प निकलती है, और यह प्रकृति में ऊपर की तरफ आती है, तो इसमें NaOH डालने पर पीला रंग उत्पन्न होता है। और ये इस पीले रंग में फिर आगे हम चौथा टेस्ट भी इसका कंफर्म कर सकते हैं कि मिश्रण का जलीय विलयन और उसमें डाइल्यूट HNO3 विलयन डालने पर उसमें AgNO3 का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयशील होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें डाइल्यूट HNO3 के साथ AgNO3 का सॉल्यूशन डालना, तो उससे सफ़ेद अवक्षय पाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों टेस्ट में टोटल 4 कन्फर्मेटरी टेस्ट क्लोराइड आयन के क्लोराइड रेडिकल के संभव हैं। अब है ब्रोमाइड का। ब्रोमाइड के लिए भी हम इसी तरह से, यदि साल्ट के अंदर या मिक्सचर के अंदर ब्रोमाइड रेडिकल है तो हम बड़ी आसानी से उसको पता कर सकते हैं कि इसमें ब्रोमाइड रेडिकल है। इसके लिए हमें निम्न मेथड को फॉलो करना होता है। पहले ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम मिक्सचर लेते हैं और उसमें 2-3 बूंद कंसंट्रेट H2SO4 की डाल करके टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं, और जो भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उसे हमें कीनली और डीपली ऑब्जर्व करना होता है। तो देखते हैं कि उसमें तीक्ष्ण गंध युक्त भूरे रंग की गैस निकलती है, और ये भूरे रंग की गैस को जब हम उस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेट H2SO4 और MnO2 डालकर और गर्म करते हैं तो वो वाष्प की डेंसिटी और बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से हम इस विलयन में HNO3 और AgNO3 का विलयन डालते हैं तो उसमें पीले रंग का AgBr का प्रेसिपिटेट आता है, और इसमें पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये विलय हो जाता है प्रेसिपिटेट। तो इस प्रकार से हम ब्रोमाइड आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट बड़ी इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार से आयोडाइड रेडिकल का भी हम बड़ी आसानी से कन्फर्मेशन किसी भी दिए हुए मिक्सचर में कर सकते हैं। इसके लिए भी हम वही कि उस ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब में हम मिक्सचर लेते हैं, और मिक्सचर में हम कंसंट्रेट H2SO4 की 2-3 बूंद डालते हैं और इसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के साथ जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है, तीक्ष्ण
गंधयुक्त बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। और इसके साथ हम जब दो टेस्ट ट्यूब में इसको डिवाइड कर लेते हैं और प्रथम टेस्ट ट्यूब में हम MnO2 और कंसनट्रेट H2SO4 डाल के जब इसको गर्म करते हैं तो वाष्प की डेंसिटी और बढ़ जाती है, तेजी से निकलती है बैंगनी रंग की वाष्प। और इस तरीके से जो वाष्प है उसको हम स्टार्च के बिलियन डाल देते हैं या फिर बिलियन में होकर प्रभावित करते हैं तो नीला हो जाता है बिलियन, ये कन्फर्म हो जाता है इससे कि आयोडीन है। मिश्रण का दूसरा टेस्ट है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो हमने रखा था आधा सॉल्यूशन, उसमें डाइल्यूट HNO3 में AgNO3 विलयन डालने पर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये अवक्षेप है वो NH4OH में नॉन सॉल्युबल है, अविलेय रहता है। इस प्रकार से हमने ये टेस्ट करके देखे, कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब एक दूसरे समूह का, अम्लीय मूलकों का दूसरा समूह का जो एक लास्ट जो रेडिकल है वो है नाइट्रेट। अब इसके लिए हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करें कि दिए हुए मिक्सचर में नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम वही ग्रुप रिएजेंट लेते हैं। ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम गिवन साल्ट लेते हैं और उसमें हम 2-3 बूंद ग्रुप रिएजेंट कंसनट्रेट H2SO4 की डालते हैं। तो हम इस डालने से जो लवण जो ऑब्जर्वेशन आते हैं तो उसमें देखते हैं कि तीव्र गंधयुक्त भूरी गैस निकलती है। तो यही गैस हमें प्रथम समूह के साथ भी निकल रही थी नाइट्राइट के साथ, लेकिन वो प्रथम समूह था, ग्रुप रिएजेंट प्रथम समूह का था, यहाँ दूसरे समूह का है। और गंध वही तीक्ष्ण होती है, NO2 होती है। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है, एक टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब B है। तो ए टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसमें तांबे की छीलन डालकर कंसनट्रेट H2SO4 डालकर गर्म करते हैं तो तेजी से वाष्प निकलती है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसके साथ हम रिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का विलयन और उस पर परखनली की दीवार के सारे कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं। तो जहाँ सॉल्यूशन मिलते हैं वहाँ पर रिंग, भूरे रंग की रिंग बन जाती है, और जिससे कि इसीलिए इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरे एसिड रेडिकल के दूसरे समूह में आने वाले सभी एसिड रेडिकल का हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट बड़ी सफलता और सरलता के साथ कंफर्म कर लिया है। और इसमें एक ध्यान जो देने की बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में परखनली का शुष्क होना आवश्यक है। परखनली के मुंह पर K2Cr2O7 के कण चिपके रहने नहीं चाहिए। तो ये इसमें सेकेंड ग्रुप का एसिड रेडिकल के सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करते समय हमें ध्यान रखना है। अब है तृतीय समूह का परीक्षण। जी हाँ, अम्लीय मूलकों का तृतीय समूह जिसमें कि एक में सल्फेट रेडिकल आता है, उसका हम परीक्षण कैसे करें, इसके लिए हमें इस प्रकार से हमें इस मेथड को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो हम ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें गिवन साल्ट लेते हैं और उस साल्ट में डाइल्यूट HCl और HNO3 और थोड़ा सा BaCl2 का सॉल्यूशन डाल करके उसको हल्का सा गर्म करते हैं। तो देखते हैं कि सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है जो बेरियम सल्फेट की वजह से होता है। इस सफ़ेद अवक्षेप के आते ही हमें कन्फर्म हो जाता है कि इसमें सल्फेट रेडिकल प्रेजेंट है, यह सल्फेट रेडिकल। और इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूबों में अलग अलग कर लेते हैं। तो प्रथम टेस्ट ट्यूब में सफ़ेद अवक्षेप सांद्र अम्लों में अम्लीय रहता है। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट के निश्चन द्वारा भी परीक्षण करके इसको कंफर्म कर लेते हैं। तीसरा, यदि लवण मिश्रण के साथ उदासीन विलयन में लेड एसीटेट डाल दिया जाए तो लेड एसीटेट डालने पर लेड सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि कंफर्म करता है कि दिए हुए साल्ट में 100% सल्फेट एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमने एसिड रेडिकल के सभी परीक्षण बड़ी सफलता और सरलता से संपन्न किए हैं। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हम एनालिसिस करते हैं कि हमें यदि कोई साल्ट उपरोक्त तीनों विधियों में यदि घुल नहीं रहा है ग्रुप रिएजेंट के साथ तो हमें क्या करना होता है। तो एक समस्या रहती है, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट टेस्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या है, ऐसे लवण जो जल या ग्रुप रिएजेंट में अवलेयशील रहते हैं, उन अम्लीय मूलकों का परीक्षण दी हुई विधियों द्वारा नहीं संपन्न हो पा रहा है, तो हम उसके लिए अम्लीय मूलकों के लवणों को पानी में घोलने के लिए हम उनके सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक भाग साल्ट जो ले लेते हैं और 4 गुना मटेरियल के रूप में सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं और उसमें 10-15 ml डिस्टिल वाटर ले लेते हैं और इसको एक
बीकर में लेकर के 10-15 मिनट के लिए गर्म करते हैं तो वो जो गिवन साल्ट है वो उसका सोडियम साल्ट बन जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये टिन क्लोराइड है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ इसके तिगुना सोडियम कार्बोनेट लेकर के और डिस्टिल वाटर लेकर के और इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये इसका टिन का सोडियम टिन का क्लोराइड बन जाता है, सॉरी टिन का कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम का ये क्लोराइड साल्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्सलेट है और ये है सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसकी रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम ऑक्सलेट बन जाता है और यहाँ ऑक्सलेट आयन है फ्री फॉर डिटेक्शन। ऐसे ही यहाँ पर क्लोराइड रेडिकल था वो इजीली फ्री फॉर डिटेक्शन, यहाँ पर ऑक्सलेट रेडिकल है, इट इज आल्सो फ्री फॉर डिटेक्शन। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट की सहायता, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट की सहायता से हम किसी भी अम्लीय साल्ट को हम सॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो जो एसिड रेडिकल है वो इजीली अवेलेबल फॉर द कंडक्टिंग टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट की अधिकता, यहाँ एक स्पष्ट बात करना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सोडियम कार्बोनेट की अधिकता को नष्ट करने के लिए उसमें अम्ल का मिलाना आवश्यक है और तब तक मिलाते हैं कि जब तक CO2 गैस सनसनाहट के साथ निकलना बंद नहीं हो जाती है, और जैसे ही बंद हो जाती है तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है और इस प्रकार यह सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने हमारे आज के लेक्चर में हमने एसिड रेडिकल्स के बारे में, उनके एस्टिमेशन के बारे में हमने पूरी तरीके से विस्तार से और सरलता से और सावधानी पूर्वक हमने अध्ययन टेस्ट कंडक्ट किए हैं और इससे पूरी तरह से हमने जानकारी कर ली है कि एसिड रेडिकल हैं उनको किस प्रकार से हम उनके टेस्ट कंडक्ट करें। तो इस प्रकार से हम आइए इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने कौन कौन से पॉइंट का स्टडी किया है। फर्स्ट हमने एसिड रेडिकल की डेफिनेशंस, उनके प्रकार, उनके एसिड रेडिकल्स के कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स थे उनके बारे में, और उनके टेस्ट कंडक्ट करने के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया। बेसिक रेडिकल की हमने क्लासेस के बारे में अध्ययन कर लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में जान लिया और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में जान लिया, और सबसे लास्ट में हमने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन को भी हमने अच्छी तरह से जान लिया है, जो कि हमारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को करने में बहुत ही सहूलियत और मददगार साबित होंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको थैंक यू कहूँ। इसके से पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट्स नेम इज़ डॉक्टर वीरपाल सिंह, एंड आल्सो बेल आइकन को भी दबाएंगे आप, ताकि मेरे आने वाले वीडियो ई लेक्चर्स के बारे में आपको सूचना प्राप्त हो जाए। थैंक यू।